हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों पटवारी परीक्षा की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते रहते हैं। तो आज का टॉपिक है इतिहास जीके वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और ये इसका जो है दूसरा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पे आपको पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। पटवारी भर्ती तैयारी नाम से प्लेलिस्ट बनाया, वहां जो है सभी टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियो वहां पे डल रहा है। तो ठीक है साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो साथियों लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दूसरा पार्ट का आज का पहला प्रश्न है, शक्तियों का हस्तांतरण तथा भारत का बंटवारा, यह दोनों प्रक्रियाएं कितने दिन में पूरी कर ली गई थी? ऑप्शन में है 68 दिन में, 70 दिन में, 72 दिन में, 85 दिन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी 72 दिन में। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं साथियों। जून 1947 में शक्तियों का हस्तांतरण संपन्न हुए। तत्पश्चात अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। तो ये जो है ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 72 दिनों में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन में है भगत सिंह, विनायक दामोदर दास सावरकर, बरिंद्र कुमार घोष, पुलिन बिहारी दास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, विनायक दामोदर सावरकर। चलिए इनका भी थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसकी शुरुआत 1899 में नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। तो ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट होता है साथियों, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का पेड़ का पौधारोपण किसने किया था? ऑप्शन में हैदर अली, टीपू सुल्तान, चीन किलिच खान, मुर्शिद कुली खान। दोस्तों ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टीपू सुल्तान। चलिए इसका भी थोड़ा सा नोट देखते हैं। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण करके श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी का पौधरोपण किया। जैकोबिन क्लब की स्थापना 1794 में फ्रांसीसियो द्वारा की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लोगों ने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की? ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। चलिए यहाँ पे कूट में प्रश्न है तो देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन में हो सकता है। 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 या 1, 2, 3, 4। तो कौन कौन हो सकते हैं जिन्होंने होम रूल मूवमेंट की स्थापना की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 और 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 और 2 में कौन आएंगे, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक साथियों, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 से 18 के बीच अस्तित्व में रहा। यह आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से प्रेरित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई इन नीतियों का अवलोकन कीजिए जिनका उपयोग अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने शासन का प्रसार करने के लिए किया गया। ऑप्शन में है यहाँ पे जो कूट में दिया गया है पहला, अधीनस्थ पृथक्करण, घेरे की नीति, अधीनस्थ संघ की नीति। तो इन नीतियों को लागू करने का सही क्रम बताना है। तो ये जो नीति लागू है उसका सही क्रम बताना है। ऑप्शन में है 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3 या 3, 2, 1। चलिए इसका जो है राइट आंसर देख लेते हैं साथियों, प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। इसका जो राइट आंसर है 2, 1, 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जो है इसका मिलान कर लेते हैं 2, 1, 3 का। तो पहले ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये तीसरा आ जाएगा। ठीक है साथियों, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से ये नीति लागू हुआ। चलिए इनका जो है शॉर्ट नोट देख लेते हैं। अपने शासन का विस्तार करने के लिए अंग्रेजों ने घेरे की नीति 1765 से 1813 तक अपनाई। तत्पश्चात अधीनस्थ पृथक्करण की नीति 1813 से लेकर 1858 तक अपनाई गई और अंत में 1858 से लेकर 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई। तो ये था साथियों, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों, तीनों का देख लेना कौन कौन सी नीति कब कब अपनाई गई, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और भी प्रश्न यहाँ से बहुत सारे बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, क्रिप्स मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन की असफलता जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण था। चलिए यहाँ पर भी हम जो है शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध के बाद भारत में भारतीयों की सरकार स्थापित की जाएगी, परंतु सभी भारतीय नेताओं ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया? ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, ब्रिज किशोर, महादेव देसाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, राजकुमार शुक्ल ने। नोट से देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में घटित हुआ। गांधी जी ने नील की खेती करने वालों किसान के लिए जो है सत्याग्रह किया था। अगला प्रश्न है, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने के लिए किसने घोषणा की? ऑप्शन में है लियाकत अली खान, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1946 के रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को समाप्त करने की घोषणा की, मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो यहाँ पे जो इनका जो शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। यह विद्रोह सरदार पटेल की मध्यस्थता के बाद हुआ था, मध्यस्थता के बाद जो है समाप्त हुआ। उन्होंने MS खान के साथ बैठक करने के बाद इसकी घोषणा की। इसी प्रकार की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना ने कलकत्ता में की थी और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आश्वासन के बाद विद्रोही ने आत्मसमर्पण किया, परंतु फिर भी कई विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट मार्शल किया गया व बर्खास्त भी कर दिया गया। 18 से 13 फरवरी के बीच घटी इस घटना में भारतीय नौसेना के जवानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हड़ताल की थी। साथियों ये डिटेल है, इसको थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन में है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिंथिगो, लॉर्ड माउंटबेटन, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन ए इसका जो राइट आंसर होगा। लॉर्ड वेवेल ने कहा था कि युद्ध के बाद भारत ऐसा घाव बन जाएगा जो ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत को छीन कर देगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा साथियों। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं लॉर्ड वेवेल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे लॉर्ड वेवेल 1 अक्टूबर 1943 से 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ऑप्शन में है एना कारेनिना, वॉर एंड पीस, किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, अनटू दिस लास्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनटू दी लास्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं साथियों। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारा जो है प्रैक्टिस सेट से यहाँ पे जो है रिपीट होते रहता है। ठीक है साथियों, तो आप उन रिपीट जो हो रहा है उसको अच्छे से रिवीजन के तौर पर अच्छे से आप देखिए कीजिए साथियों। अनटू दिस लास्ट पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई। इस पुस्तक से महात्मा गांधी काफी प्रेरित हुए और उन्होंने एक फार्म इंडियन ओपिनियन नाम से अपना अखबार शुरू किया। वहां सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन दिया जाता था। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार हमारे जो है प्रैक्टिस सेट में रिपीट होंगे साथियों। ठीक है साथियों, तो उनको जो है अच्छे से आप रिवीजन किया कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किस गवर्नर के कार्यकाल में अंग्रेजों ने कुर्ग पर कब्जा किया? तो वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। 1834 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और कुर्ग के राजा के बीच एक लघु युद्ध हुआ। इस युद्ध में कुर्ग के राजा की हार हुई और कुर्ग पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया।
इस दौरान लॉर्ड विलियम बेंटिंक गवर्नर जनरल थे। तो ये युद्ध कब हुआ इसकी भी जानकारी जो है आपको रखनी है। अगला प्रश्न है, हरमिंदर साहिब को पूरा करने में किस सिख गुरु ने योगदान दिया? ऑप्शन है गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु हरगोविंद, गुरु अमरदास। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु अर्जुन देव ने। शॉर्ट नोट देखते हैं, हरमिंदर साहिब या स्वर्ण मंदिर का निर्माण। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखो स्वर्ण मंदिर को क्या कहा जाता है? हरमिंदर साहिब। तो यह भी आपको जानकारी अच्छे से रखना है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण कार्य दिसंबर 1581 को शुरू हुआ था और 16 अगस्त 1604 में यह कार्य पूरा हुआ। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, कोमागाटामारू की यात्रा किस स्थान से शुरू हुई? ऑप्शन है सिंगापुर, जापान, कलकत्ता, हांगकांग। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हांगकांग। चलिए इसका जो है शॉर्ट नोट्स देखते हैं। कोमागाटामारू एक जापानी समुद्री जहाज था। 1914 में यह जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस जहाज में 376 भारतीय सवार थे। तो कोमागाटामारू क्या था? एक जापानी समुद्री जहाज था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की? ऑप्शन है मदनलाल धिंगरा, हरदयाल, उधम सिंह, रोशन सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मदनलाल धिंगरा ने। चलिए शॉर्ट नोट्स में देख लेते हैं। मदनलाल धिंगरा ने 1 जुलाई 1909 को कर्जन विली की हत्या लंदन में की थी। 17 अगस्त 1909 में उन्हें फांसी पर लटकाया गया। किनको? मदनलाल धिंगरा को कर्जन विली की हत्या के आरोप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। (1946) के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन में है एमएस खान, जनरल शाह नवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, एमएस खान। चलिए शॉर्ट नोट्स यहां पे देख लेते हैं। रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। इस विद्रोह का मुख्य कारण नौसेना के सैनिकों के लिए भोजन व रहन सहन की उचित व्यवस्था का अभाव था। तो विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? जो सैनिकों के लिए जो है भोजन व रहन सहन का व्यवस्था नहीं था, इस कारण जो है विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? ऑप्शन है सर विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, सर रॉबर्ट चैम्बर्स या एच विल्सन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, सर विलियम जोन्स। चलिए इसका शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। गीता गोविंदा जो है 12वीं शताब्दी में जयदेव द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीता गोविंदा को अंग्रेजी में अनुवाद किया। चार्ल्स विल्किंस ने जो है भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जहाँ साथियों, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो चार्ल्स विल्किंस ने। और गीता गोविंदा का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंग सान सूची बर्मा म्यांमार की किस पार्टी का नेतृत्व करती है? आंग सान सूची म्यांमार की किस पार्टी का नेतृत्व करती है? ऑप्शन में नेशनल काउंसिल ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। चलिए यहाँ पे जो है शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की स्थापना 27 सितंबर 1988 को हुई थी। वर्तमान में आंग सान सूची इस पार्टी की अध्यक्ष है। आंग सान सूची म्यांमार की प्रसिद्ध राजनेता, लेखिका व नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं साथियों, इसको आप अच्छे से देखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन है 7 जनवरी 1941, 20 दिसंबर 1941, 7 मार्च 1941, 7 दिसंबर 1941।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिसंबर 1941। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नोट से देखते हैं, 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अचानक अमेरिका के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के बेस पर्ल हार्बर पर हमला किया था। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष भारत और पाकिस्तान किस महीने अपने परमाणु ठिकानों की लिस्ट एक दूसरे से साझा करते हैं? ऑप्शन में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जनवरी में। चलिए नोट्स देखते हैं। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान द्वारा 31 दिसंबर 1988 को परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में दोनों देश अपनी परमाणु ठिकानों की सूची एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और आज का जो है ये आखिरी प्रश्न होगा। 1948 और 1994 के बीच किस देश में अपार्थीड नामक नीति का अनुसरण किया गया, जिसमें अश्वेत लोगों को सीमित अधिकार दिए गए थे? ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। तो नोट से देखते हैं, अपार्थीड व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित थी। इस व्यवस्था में अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था व उनके अधिकार भी सीमित थे। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है टॉप 20 इतिहास से प्रश्न। ठीक है साथियों, तो आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।